हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी चंद्रलेखा मैम। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में इससे पहले हम आप लोगों को एक वीडियो दिए हैं जिसमें हम लोग हिंदी वर्णमाला के बारे में जाने थे, वो आप लोग देखे होंगे। आज हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा जो आप एक दूसरे से अपना विचार प्रकट करते हैं, अपनी बातें कहते हैं, वही भाषा है। अब उसको सुनियोजित ढंग से कहने के लिए हम लोग उसको किताबों में पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर भाषा की परिभाषा है अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने का साधन भाषा कहलाता है। जब हम अपने विचार का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं तब हमारी भाषा का रूप मौखिक भाषा कहलाता है। और जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर करते हैं तब हमारी भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। तो इस तरह से आपने जाना भाषा और भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। इसका लिखित रूप भी हम आप लोगों को देंगे। चैप्टर के लास्ट में जो परिभाषा वगैरह है वो आप जानेंगे। अब यहाँ भाषा के साथ हम लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में भी जानेंगे। लिपि क्या है? लिपि इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोई भाषा लिखते हैं तो उसको चिन्हित करता है। इन भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपि बनाई गई है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि किन किन राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और उनके चिन्ह क्या है, मीन्स उनकी लिपि क्या है। तो यहाँ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह के लोग आपस में हिंदी भाषा में बात करते हैं। तो यहाँ इन राज्यों की भाषा हो गई हिंदी और यह भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह से पंजाब के लोग आपस में पंजाबी भाषा में बात करते हैं, तो यहाँ की भाषा की लिपि जो हो गई गुरमुखी हो गई। पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा में बात करते हैं, तो इस भाषा की लिपि हो गई बंगाली। जम्मू एंड कश्मीर में लोग आपस में कश्मीरी भाषा में बात करते हैं, तो इस भाषा की लिपि फारसी है। महाराष्ट्र के लोग आपस में मराठी भाषा में बात करते हैं और मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब यहाँ पे कुछ देश के बारे में भी बातें हुई हैं जिनकी भाषाएं दी गई हैं और उनकी लिपियाँ भी लिखी गई है यहाँ। तो जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, फ्रांसीसी भाषा की लिपि भी रोमन ही है। इटली में की भाषा इतावली है और इस भाषा की लिपि भी रोमन में ही लिखी जाती है। अरब देश में अरबी भाषा उसकी लिपि अरबी है। चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है और यहाँ की भाषा की जो लिपि है वो है कांजी। नेपाल में नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी ही है। अफ़गानिस्तान में फ़ारसी भाषा बोली जाती है, फ़ारसी भाषा की लिपि भी फ़ारसी ही है। इस तरह से पाकिस्तान की भाषा उर्दू है, तो इस भाषा की लिपि हो गई फ़ारसी। बच्चों, यहाँ पर आप ये भी जानेंगे कि अधिकांश भाषा बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन उर्दू, फारसी, अरबी और कश्मीरी भाषाएं दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब हम जानेंगे
हिंदी भाषा हमारे देश की राज्य भाषा है। राजभाषा के रूप में इसका 14 सितंबर 1949 को इस भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ। यह पूरे राष्ट्र में बोली जाती है और समझी जाती है, इसीलिए हम लोग हिंदी को अपना राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। और विश्व के अधिकांश भागों में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा गया है। अब हम लोग व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण में आपने यहाँ तक जाना कि भाषा का प्रयोग विचारों का आदान प्रदान के लिए होता है। इसके लिए हम वर्ण, शब्द और वाक्यों की सहायता लेते हैं। इन वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इसलिए इन नियमों का जो ज्ञान हमें कराता है वह व्याकरण कहलाता है। इस तरह से व्याकरण की परिभाषा आप इस तरह से कह सकते हैं कि व्याकरण वह साधन है जो भाषा के वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। रुको, अब यहाँ पर हम जानेंगे व्याकरण के अंगों के बारे में। व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब यह जानिए कि वर्ण विचार में क्या सब आता है। वर्ण विचार में वर्ण के भेद, उच्चारण, वर्तनी आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों की रचना, उत्पत्ति, भेद, लिंग, वचन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह शब्द विचार के अंतर्गत आता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं और पद के रूप में माने जाते हैं। इसके बारे में व्याकरण के अंग पद विचार में अध्ययन किया जाता है। अब वाक्य विचार में वाक्यों की रचना, भेद, विश्लेषण, विराम चिन्ह आदि के बारे में जो अध्ययन करते हैं वह वाक्य विचार के अंतर्गत आता है। अब हम पाठ की समझ के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हम यहाँ पर जिसका उत्तर हम लिख चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, भाषा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। जब हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाने में जिस शब्द साधन का प्रयोग करते हैं वही भाषा कहलाता है। अगला प्रश्न है, लिपि से आप क्या समझते हैं? तो उसकी भी परिभाषा हम यहाँ लिखे हैं। व्याकरण के अंगों का नाम पूछ रहा है तो वह भी यहाँ बताया गया है। अगला प्रश्न है भाषा की समझ। यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं जिनकी लिपियाँ पूछी गई हैं, तो यह यहाँ पर दिया गया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है तो मंदारिन, जर्मन भाषा की लिपि क्या है तो रोमन, नेपाल की भाषा क्या है तो नेपाली, इस तरह से। अब यहाँ भाषा की परख के अंतर्गत सही उत्तर चुनने हैं आपको। तो यहाँ नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली है, देवनागरी है, रोमन है। तो सही में आप टिक लगाएंगे, जो कि यहाँ पर आपको बता दिया गया है। इस तरह से इसमें 4 प्रश्न हैं, वह आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। और यहाँ जितने सारे परिभाषाएं दी गई हैं उसके बारे में भी आप लोग उस सबको अपनी कॉपी में लिखेंगे, अच्छे से बार बार पढ़ेंगे, फिर उसको याद करेंगे। और यहाँ आप लोगों को लिख कर भी दिए हैं। भाषा, लिपि, व्याकरण के बारे में जानेंगे आप लोग। यहाँ भाषा की लिपि लिखी गई है, भाषा के प्रकार बताए गए हैं, और उसके बाद लिपि के बारे में बताया गया है। कुछ भाषा और लिपि की जानकारी दी गई है।
यहाँ व्याकरण का परिभाषा दिया गया है, व्याकरण के प्रकार दिए गए हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शाम के 6 बजे से पहले आप दिन भर हमको फ़ोन कर सकते हैं।